नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कल देर शाम प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ ये बैठक थी और जिस बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए न सिर्फ अधिकारियों को निर्देश दिए, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरे देश में मोबाइल हब बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 60% जो मोबाइल का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है, उसी तरीके से अब इलेक्ट्रॉनिक हब के तहत काम करिए। इस तरीके का माहौल बनाइए कि एक ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की पहचान बल्कि पूरे देश में हो, बल्कि वैश्विक मानचित्र पर इसकी एक अलग पहचान हो। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मोबाइल उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक ऊंचाइयां लगातार छूता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब इलेक्ट्रॉनिक हब को लेकर के भी एक ऐसा माहौल बनाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से की है कि जिससे एक बेहतर माहौल मिल सके उन तमाम निवेशकों को जो इसको लेकर के काम करें और एक इलेक्ट्रॉनिक हब बन करके उत्तर प्रदेश एक नया मिसाल पेश करे। और ना सिर्फ मिसाल पेश करे बल्कि देश के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हुआ नजर आए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ना सिर्फ $50 बिलियन के यहाँ से प्रोडक्ट बने बल्कि 10 लाख लोगों को रोजगार भी इससे मिल सके। इसलिए अगले 5 सालों में इस तरीके की योजना बना करके इसको जमीन पे उतारा जाए कि जिससे ना सिर्फ रोजगार के साधन मिल सके बल्कि भारत उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश की जो एक पहचान है वो वैश्विक मानचित्र पर एक अलग पहचान बने और ये निकल करके सामने आए कि कैसे भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक हब के माध्यम से उसकी एक अलग पहचान बनती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर करके उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया और एक बैठक बड़ी लंबी चली और इसमें तमाम खाका जो अधिकारियों की तरफ से वो भी पेश किया गया और बताया गया कि कैसे पहले जो भारत था वो बहुत पिछड़ा था और तमाम जगहों पर जो निर्यात की बात होती थी या उत्पादन की बात होती थी इसमें बहुत पिछड़े थे, लेकिन अब ये लगातार जो उत्पादन है वो भी बढ़ रहा है और ना सिर्फ उत्पादन बढ़ रहा है बल्कि निर्यात में भी भारत और उसमें उत्तर प्रदेश लगातार एक के बाद एक छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से न सिर्फ विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के ऊपर भी उसमें जोर दिया जा रहा है और इसी को लेकर के कल एक बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ की थी। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रवीर। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? आवाज ही नहीं आ रही है। इंद्रवीर के पास चलेंगे, इंद्रवीर के पास चलेंगे, नेटवर्क का लग रहा है कुछ इशू है। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से जो बड़ी खबरें हैं, पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को और उत्तर प्रदेश के और देशवासियों को गणपति की बताइए ज्ञानेंद्र, बताइए। बिल्कुल, देखिए गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से आज गणपति उत्सव धूमधाम से प्रतापगढ़ में मनाया जा रहा है, उस तरीके से पूरे देश में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। आप खबरों पे आते हैं, खबरों की बात करें जिस तरीके से, मैं चाहूंगा कि इंद्रवीर का अगर म्यूट हो जाता तो। बंद करो यार, आवाज ही नहीं आ रही। इंद्रवीर म्यूट कर दीजिए अपना। बताइए ज्ञानेंद्र, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अखंड, शुरुआत करते हैं प्रतापगढ़ से जो इस समय लगातार चर्चाओं में है। चर्चाओं में पहले तो बात कर लेते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं कि 50,000 के इनामिया जो है बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है प्रतापगढ़ पुलिस की। कल देर रात संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुठभेड़ हुई और पुलिस को काफी दिन से इसकी तलाश थी। 28 लाख के एवं इसने कुछ दिन पहले लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद ये फरार चल रहा था। फिलहाल इसके कुछ आरोपी पकड़े गए थे, जो साथी थे वो पकड़ लिए गए थे, लेकिन ये मुख्य आरोपी था, अभी तक फरार चल रहा था। 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने कल देर रात जो है मुखबिर खास सूचना पर मुठभेड़ की और इसको जो है पकड़ा गया। अब दूसरी बड़ी खबर पे आते हैं अखंड। बड़ी खबर इसलिए कही जा रही है कि लगातार हम लोग सुशील सिंह की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से सुशील सिंह इस समय चर्चाओं में बने हुए हैं, चाहे वो अखबार हो चाहे वो मीडिया हो, फिर से एक बार चर्चाओं में आ गए हैं। चर्चा में इसलिए आ गए हैं कि कल
ब्लॉक में बिलखनाथ ब्लॉक में साफ तौर पे एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग किसकी थी? आप सुनेंगे तो खास तौर पे स्तब्ध रह जाएंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस को चुनौती दी गई और ये कहा गया कि अगर सुशील सिंह के ऊपर जो झूठे आरोप लग रहे हैं उन्हें वापस नहीं लिए तो सारे के सारे प्रधान और बीडीसी अपने पदों से इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि सुशील सिंह के जो भाई हैं, बड़े भाई, वो भी मौजूद थे। कल आईबीसी 24 ने उनसे जब सवालों के अंबार उनके ऊपर छोड़े तो उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन कुछ जवाबों में वो फंसते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमने जब एक सवाल इनसे पूछा था कि 1995 में एक सिक्योरिटी गार्ड से नौकरी करने वाला व्यक्ति आज इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, तो उन्होंने अपने ऊपर लेते हुए कि मैं एक स्पोर्ट्समैन था, उस समय की तनख्वाह 2 लाख रुपए थी। तो ठीक है, आपने अपने संपत्ति के ब्यौरा बताया, लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर लेना 2 लाख रुपए, और आज की डेट में 2 लाख रुपए महत्व नहीं रखता, उस समय महत्व रखता था। लेकिन लखनऊ से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के हरियाणा, हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र, हर जगह जो है सुशील सिंह की संपत्ति है। इतनी ज्यादा संपत्ति आ जाना बहुत सवालों को घेरे में आते हैं। और सबसे बड़ा फेलियर तो कल प्रतापगढ़ पुलिस का भी देखने को मिला कि इतनी बड़ी मीटिंग जो है एक ब्लॉक में रखी जा रही है और एलआईयू तक को इसकी जानकारी नहीं थी। सोचिए, सबसे बड़ा फेलियर प्रतापगढ़ पुलिस। फिलहाल जब हमारे अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अभी जांच चल रही है और साफ तौर पे जो संपत्तियों का ब्यौरा है वो भी ब्यौरा निकाला जा रहा है। संपत्तियों का ब्यौरा निकाल करके उसको भी उच्चतम कार्रवाई की जाएगी अखंड। लेकिन कल तकरीबन 25 से अधिक प्रधान और 25 से के आसपास बीडीसी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने अपराध जो हुआ उसको लेकर के नहीं बोला, जो रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर घटना घटित हुई उसको लेकर के नहीं कहा, क्यों? उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो अपराध है। लेकिन जो पुलिस अपराधी बना रही है, जो नशीले पदार्थों का मुकदमा लाद रही है, खास तौर पे उस चीजों के लिए वहां पे प्रधान और बीडीसी जो है प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांगों को उन्होंने साफ तौर पे जो है ब्लॉक के अधिकारियों को दिया है अखंड। तो ज्ञानेंद्र, क्या माना जाए कि जो प्रधान है, जो बीडीसीज हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, ये माना जाए कि ये साफ तौर पर पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जो ड्रग्स बरामद की थी वो उनके ही निशानदेही पर बरामद की थी। तो ऐसे में माना जाए क्या कि जो साफ तौर पर प्रधान है वो बीडीसी खुली तौर पर प्रशासन, पुलिस के अमले को ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग जानबूझ करके इस तरीके काम करा रहे हैं? वो नहीं, बल्कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं की गई है सुशील सिंह के द्वारा, बल्कि गलती जो की गई है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। अगर किसी व्यक्ति की निशानदेही पर, किसी अपराधी की निशानदेही पर इस तरीके की चीजें पुलिस बरामद करती है, तो क्या ये दिखता नहीं है? खुलेआम गुंडई चलती है, तो क्या ये आम वहां के प्रधान और बीडीसी उसको दिखता नहीं है? राजनीति करना अपने आप में एक अच्छी बात है। जिस तरीके से खुलेआम एक बिल्कुल अपराधी कहना गलत नहीं होगा, एक अपराधी ने खुलेआम गुंडई की, जिस वजह से भी की, हम और आपको क्या ये अधिकार है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करे तो क्या हम भी इस तरीके से बीच सड़क पर तांडव मचाने लगेंगे? हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन किसने आपको अधिकार दिया कि इस तरीके से खुलेआम आप तांडव करें, बंदूक निकाल लें, लोगों के साथ मारपीट करें, और जब पुलिस आपको पकड़े और आपको रिमांड पर लेकर के आपसे जांच पड़ताल करे, पूछताछ करे, उसमें तमाम चीजें निकल करके सामने आए, तो ये प्रधान और बीडीसी सामने चले आए और आप कहें कि हम इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। आप लोगों को बिना कुछ पूछे ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ईमानदारी से आप सभी लोगों को अपने पद से ऐसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर, कि आप जिसको कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है, किसी व्यक्ति ने रिमांड पर नहीं भेजा। कोर्ट ने जब तक सिद्ध करती है, अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होते तब बात की बात है, लेकिन कम से कम एक आरोपी जो इस वक्त आरोपी जो प्राइमा फसाई जो दिख रहा है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो अपराधी है। तो आप लोग किस आधार पर इस तरीके से किसी व्यक्ति का समर्थन कर सकते हैं? समर्थन करना अपनी जगह पर है, पर गलत चीज का समर्थन करके एक समाज में गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं आप भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं, आप भी एक ग्राम को कहीं ना कहीं आपके ऊपर ग्रामवासी जो होते हैं विश्वास करते हैं, लेकिन ग्राम प्रधानों का क्या हाल है पूरा का पूरा प्रदेश जानता है और पूरा का पूरा देश जानता है। फिलहाल आपसे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रतापगढ़ पुलिस एक बेहतर कार्य कर रही है, तो कम से कम इस तरीके की चीजों को सामने लेकर के ना आए, क्योंकि जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, उनको पुलिस फंसा रही है, तो इसका मतलब आप सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ही वो ड्रग्स ले जाकर के वहां रख दिए थे। तो ऐसे में सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कारण है कि लोगों को
अपने नेताओं पर ज्यादा विश्वास है, पुलिस की कार्रवाई पर नहीं, कोर्ट पर नहीं, न्याय प्रक्रिया पर नहीं। ज्ञानेंद्र, एक सवाल ये भी है कि ठीक है, आप वहां पर तमाम लोग एक बैठक करते हैं, एलआईयू को भनक नहीं लगती, कोई कहाँ बैठक करता है, एलआईयू उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर वहां पर कोई घटना घटी होती या कोई उस पर वहां पर बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही होती है, उसको लेकर के एलआईयू तमाम तरीके की चीजें करता रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि आप अपराधियों के लिए एक संगठन बना करके सामूहिक तौर पर इस्तीफे की बात करेंगे, तो मैसेज क्या जाएगा? क्या इन जनप्रतिनिधियों ने कभी सोचा है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पे पूरी बैठक की गई और उसमें पुलिस के खिलाफ साफ तौर पे मांग भी की गई कि सीबीसीआईडी की जांच की जाए, सीबीआई की जांच की जाए। अब हम लोग उत्तर प्रदेश नहीं, सेंट्रल तक ये बात लेके जाएंगे कि आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि है और साफ तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जनप्रतिनिधि है और उनको भी खुद समझना चाहिए कि एक अपराधी का साथ देना उससे भी बड़ा अपराध होता है। और एक खुले तौर पे साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अगर एमडी का जो नशीली पदार्थ की बातें चल रही हैं, अगर वो मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है, उसकी उच्चतम जांच नहीं की जाती है, तो हम लोग जो है इस्तीफा देंगे। पहली बात तो ये है कि आप किससे पूछ के इस्तीफा दे रहे हैं? पहली बात तो आपको हजारों लोगों ने वोट दे करके वहां तक पहुंचाया, उस पद पे बैठाया कि आप हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, आप हमारी समस्याओं को सुनेंगे। आप उनसे पूछिए तब इस्तीफा दीजिए ना, उनकी राय लीजिए, क्या हमें सुशील सिंह का समर्थन करना चाहिए? आप बिना उनकी राय लिए, क्योंकि आपको हजारों मत दिए गए हैं और उन लोगों को आपसे बहुत आशा है, भले ही चुनाव में अभी मुश्किल से 8-9 महीने के आसपास है, लेकिन उनसे राय भी लेना जरूरी है। उस टाइम, जिस टाइम आपको वोट लेना है, तब तो आप पैर पे गिर जाते हैं, लेकिन इस्तीफे के लिए आप उनसे राय तक नहीं लेते, आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत ही गलत बात है। और सही कहा, जिस तरीके से बीडीसी, देखिए बीडीसी का खेल आप भी जानते हैं, ब्लॉक प्रमुख कैसे बनता है और बीडीसी का पूरा खेल क्या होता है। बीडीसी, कुछ लोगों ने तो अपना कल इस्तीफा लेके खड़े थे कि हमारा इस्तीफा मंजूर किया जाए। खड़े थे, फिलहाल दे देना चाहिए था ज्ञानेंद्र, दे देना चाहिए था इस्तीफा, खड़े क्यों थे वो लेकर के? काम ही नहीं कर रहा है बात यार। का इंतजार करते। अगर चीजें गलत लग रही थी तो इस्तीफा दे। अरे इतने ही कहीं जो काम नहीं होता उसके लिए इस्तीफा देते तो अच्छा लगता। लेकिन अपराध के संरक्षण, अपराध को संरक्षण देने के लिए एक अपराधी के संरक्षण की बात, फिलहाल वो अपराधी है, अगर पुलिस की गिरफ्त में है, उसके लिए रिमांड पर है और उसकी उसकी निशानदेही पर वहां पर अगर इस तरीके से ड्रग्स मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर निशान, ये कहीं ना कहीं दिखाता है, दर्शाता है कि वो एक अपराधी है। बाद में न्याय प्रक्रिया पे विश्वास करना चाहिए। अगर हर एक आदमी इसी तरीके से गलत आदमी का समर्थन करने लगेगा, जो शुरुआत में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर न्याय प्रक्रिया पे लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, खुद से ही फैसला कर लेंगे। फैसला ऑन द स्पॉट वाली कहानी है, हम फैसला खुद ही कर लेंगे कौन सही है कौन गलत है। ज्ञानेंद्र, फिलहाल अधिकारियों से बात कीजिएगा और पूछेगा कि आखिरकार इस पूरे जो पूरी की पूरी घटनाक्रम है, क्योंकि तमाम इस तरीके से एक पूरा का पूरा प्रधानों का एक ग्रुप है, बीडीसी का एक ग्रुप है, वो इकट्ठा होकर के एक सामूहिक इस्तीफे की बात कराए एक व्यक्ति के लिए, जो फिलहाल पुलिस के भी और न्याय पालिका के हिसाब से भी फिलहाल अभी कहीं ना कहीं दोषी है। बाद में दोष सिद्ध होता है या नहीं होता, ये बात की बात है, लेकिन जो स्टार्टिंग चीजें निकल करके सामने आ रही, कहीं ना कहीं वो दोषी है। अधिकारियों से बात कीजिएगा और पूछेगा कि आखिरकार पूरे जो तर्क दिए जा फिर बंद हो गया साला। बड़ी खबर अखंड आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल नहीं आ रही, बताइए आप। अखंड, देखिए रायबरेली में हमारी मौजूदगी है और अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद लगातार जो बहसबाजी है एक तरीके से एक समाज को लेकर के और एक मौर्य समाज को लेकर के या यहाँ के ब्राह्मण समाज को लेकर के, अभी कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति जो सलवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशीष तिवारी नाम का व्यक्ति है, उसने सोशल मीडिया पे जाकर के पूरे मौर्य समाज को एक ऐसी अभद्र टिप्पणी करी जो शायद नहीं करना चाहिए था। उसको लेकर के ये मामला थम नहीं रहा और आज रायबरेली में पूरे प्रदेश से मौर्य समाज एकत्रित हुए हैं गोरा बाजार, और मेरे पीछे अभी चूंकि हमारी जहां मौजूदगी थी वहां इतनी भीड़ थी कि IBC 24 या और भी जो मीडिया कर्मी थे वो रुक नहीं पाए और अभी ये जो समाज है वो इकट्ठा होकर के यहाँ से
प्रशासन मौजूद है, पीएससी मौजूद है और हमारी मौजूदगी सिविल लाइन चौराहे पे रायबरेली में। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं झंडा वगैरह दिख रहा होगा, वहां से ये मौर्य समाज पूरे प्रदेश से एकत्रित होकर के आज यहाँ पे एसपी को और एडीजी जोन भी आ रहे हैं अभी 1 बजे, इनको ज्ञापन देना, चूंकि ये पूरे प्रदेश से मौर्य समाज आया और उन्होंने कहा आशीष तिवारी की गिरफ्तारी हो। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जिस व्यक्ति ने मारा था उस व्यक्ति के काफी करीबी बताए जाते हैं आशीष तिवारी, कई बार उनके घर गए, कई बार उनके साथ अपनी बातें हुई, इसको लेकर के ये मौर्य समाज आज इकट्ठा हुआ है पूरे प्रदेश से और रायबरेली एसपी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जी अखंड, ये बड़ा एक सोशल मीडिया पे आप भी उठाकर देखेंगे तो मौर्य बनाम ब्राह्मण ऐसी एक अलग से जो है एक मुहिम सी चल गई है, उसको लेकर के आज ये बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है मौर्य समाज के द्वारा। जी अखंड, एक काम करना चाहिए इंद्रवीर, एक काम सभी लोग करना चाहिए इस देश में ना, एक मौर्य देश बना देते, एक ब्राह्मण देश बना लेते, एक ठाकुर देश बना लेते, एक भूमियार देश बना लेते, एक पिछड़ा देश बना लेते, एक दलित देश बना लो, इतने टुकड़े कर दो इस देश के। आप सभी लोगों को इस तरीके की बातचीत करते समझ से परे है। सबसे बड़ी बात है कि आप ऊपर पर कीचड़ उछालेंगे तो आप पर भी कीचड़ कहीं ना कहीं उछलेगा ही। आप समाज में बांटने का काम करते हैं, तमाम तरीके के तर्क और कुतर्कों से कहीं ना कहीं समाज में विद्वेष की भावना फैलाते हैं और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की वजह से क्या पूरे समाज को ही बोला जाएगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कोई वक्तव्य से किसी ने कोई आहत होता है तो कहीं ना कहीं उसको भी तो दुख होगा, उसने कुछ रिएक्शन दिया, तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है। क्या उस युवक की गिरफ्तारी हुई है? और अगर उस युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी हुई है? सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना। अगर उस युवक ने किसी का अगर गलत काम किया है, उसने कुछ किसी दूसरे भावना इस तरीके बयान दे रहे हैं, क्या वो किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं? इस तरीके के तमाम क्वेश्चन निकल करके सोशल मीडिया पर ही आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कारण है ऐसा? क्या जरूरत पड़ रही है सभी तमाम नेताओं को इस तरीके की राजनीति करने की? क्यों नहीं आपसी संबंध और सद्भाव? क्या कारण है इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती है कि कभी कोई दूसरे समाज का व्यक्ति, कभी कोई थप्पड़ मारने लगता है, कोई कभी उलझुल लिखने लगता है। अगर पुलिस ऐसे ही हर एक व्यक्ति को गिरफ्तारी करने लगेगी और रोज लोगों में आक्रोशी होता चला जाएगा अपने अपने समाज को लेकर के, तो प्रदेश की पुलिस कम पड़ जाएगी, पूरे देश की पुलिस कम पड़ जाएगी। बिल्कुल लखन, देखिए आपने जैसा कहा कि क्या उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है? जी नहीं, गिरफ्तारी के लिए रायबरेली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं उनपे उनके थाना क्षेत्र में बीएनएस के गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया, जब वो सोशल मीडिया पे एक समाज को पर्टिकुलर गाली देते नजर आए और उस पर जो है रायबरेली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। लेकिन जिस तरीके से ये गाली गलौज हुआ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे या कोई भी चैनल ये गाली गलौज नहीं दिखा सकता और एक समाज को इस तरीके गाली देना कहीं ना कहीं ये गलत था। लेकिन जिस तरीके से मौर्य समाज के जो अपने समर्थक है उन लोग भी गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये जैसा आपने कहा कि क्या ये होना जरूरी है कि एक दूसरे को गाली गलौज करना? नहीं, आपने जैसे कहा कि एक समाज अलग बना दिया, मौर्य देश अलग बना दिया जाए, ब्राह्मण देश अलग, नहीं, क्योंकि हम भारत में और संविधान के तहत हम काम करते हैं, उसके तहत ही सब कुछ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जिस तरीके से पूरे एक सोशल मीडिया पे जाकर के और एक समाज को गाली देना और इन्फ्लुएंस करना कहीं ना कहीं एक शांति व्यवस्था और पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था की, रायबरेली जिले के पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग की गई है और उसको लेकर रायबरेली प्रशासन आज इसी को गिरफ्तारी आशीष तिवारी जो सलवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसकी गिरफ्तारी को लेकर के पूरा मौर्य समाज इकट्ठा हुआ है और एसपी रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और ये भीड़ जो है काफी तादाद में है, चूंकि पीएससी भी है, पुलिस भी है और कई थाने की फोर्स है, तो ये लगभग अगर बात करें तो लगातार जो सोशल मीडिया के स्वामी प्रसाद मौर्य के हमले के बाद ये चल रहा है, उसको लेकर के सारी चीजें हो रही हैं, उसी को लेकर के आज ये पूरा मौर्य समाज इकट्ठा हुआ है। वहीं धरना दे रहे हैं, वही धरना देने की सूचना आ रही है कि वहीं पे धरना दे दिया गया है, ऐसी सूचना है। लेकिन हमारा वहां पे जाकर के हम अभी दूसरे उसमें देखते हैं क्या कर सकता है, क्योंकि भीड़ में जाना उचित नहीं है और जिस तरीके वहां बहुत ज्यादा भी उसको लेकर के हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन ये एक मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी समाज हो, लेकिन किसी भी समाज में बोलने का राइट इस तरीके से खुले मंच पे किसी भी उसमें संविधान के तहत नहीं आता। जी अखंड, बिल्कुल इंद्रवीर, इसीलिए बोला है कि आप लोग जिस तरीके की भावना कर रहे हैं, कुछ ऐसी शब्द
तमाम चीजें सामने आती है, रोष होता है और यही कारण है मैं आपको एक चीज रोकूंगा, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। अब देखिए ये रास्ता पूरा वो सामने अशोक सम्राट चौक है और वहां से ये आते हैं, लेकिन ये रास्ता पूरा पीएससी के द्वारा और रायबरेली प्रशासन के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेन हाईवे है धरना वालों की वजह से, और ये जो धरना दिया जा रहा है उनकी वजह से ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हर तरीके से रायबरेली प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये मेन शहर में जाने के लिए सिविल लाइन में एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। ये देखिए आप इलाहाबाद, यहाँ से ऊंचा हाथ, बछरावा, लखनऊ, आप ये यहाँ से जा सकते हैं। और ये धरना प्रदर्शन वहां पे अशोक सम्राट चौक है, गोरा बाजार स्थित है, जो शहर कोतवाली में आता है। यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बड़े स्तर पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे साइड अगर दिख रहा है कि ये बड़े स्तर पे वहां पे जो है धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और ब्लॉक कर दिया गया पूरा। और इसको हम एक बार और भी सोचेंगे कि लाइव के अलावा भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें जो है हो जाए और किस तरीके से रहेगी वो चीजें आपको आप तक और आईबीसी के दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। जी अखिल। बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे पहले तो उस युवक को पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए जिसने ना सिर्फ समाज में इस तरीके की कोई भी गलत भावना या गलत शब्दावली का इस्तेमाल करके सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम किया। और देखिए आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से लोग एक दूसरे के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे दिक्कतें आती हैं और एक अफवाह बहुत बड़ी चीज या एक बहुत बड़ी घटना का सबब बन जाती है। इसलिए सभी को ध्यान रखना चाहिए और पुलिस को भी इसे लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को टिप्पणी किया उसको गिरफ्तार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग तो दूसरे लोग इसी का फायदा उठा करके इस तरीके की चीजों को उनका मनोबल बढ़ेगा और वो आगे और भी बिल्कुल बिल्कुल इंद्रवीर आपके पास आएंगे अगर कुछ आईबीसी के दर्शकों को क्या हमारे जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। देखिए मैं एक बार दिखाना भी चाहूंगा एक आईबीसी के दर्शकों को कि ये जो ब्लॉक किया गया है और इसको लेकर के जो धरना प्रदर्शन आज ये हो रहा है, जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसको लेकर के आप देख सकते हैं साहब की तस्वीरों में किस तरीके से, क्योंकि भीड़ में जाना इम्पॉसिबल है। और कुछ लोग और भी है, कहाँ से आप, क्या नाम है आपका? विकास मौर्य। और ये आज क्यों इतना बड़ा धरना प्रदर्शन आप लोग पूरे प्रदेश से कर रहे हैं? इसमें एक आशीष तिवारी नाम के जिन्होंने विवादित टिप्पणी महापुरुषों पे की है, सम्राट अशोक मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य को गाली दी, इससे समाज आक्रोशित है। उनके खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई अगर सरकार नहीं करती है, प्रशासन नहीं करता है, तो समाज जो है एकत्रित होकर के इनके खिलाफ जो है कोई बड़ा धरना प्रदर्शन या पूरे प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बड़ा धरना प्रदर्शन। तो आज ये छोटा धरना प्रदर्शन थोड़ी ना है, छोटा तो नहीं है। इसीलिए क्या लगता है कि मतलब मैं पहले भी कप्तान को ज्ञापन दिया जा चुका है ना, गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, क्या लगता है कि क्योंकि हम लोग जैसे मीडिया से आप जान रहे ऑलरेडी, तो गाली दोनों तरफ से हो रही है, क्या लगता है कि एक तरफ से होना जरूरी है या स्टॉप कहीं से भी अगर इस बातों को खत्म किया जा सकता है? तो लोकतांत्रिक देश में अमर्यादित टिप्पणी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, किसी तरफ से नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है सरकार को किसी तरफ से नहीं होनी चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। ये अराजक तत्व है ना, बिल्कुल ये भाईचारे को बिगाड़ने। अराजक तत्व कैसे है, आप कैसे जान रहे हैं भाई? आप अगर किसी को भी आप जैसे क्या इससे पहले भी इनके ऊपर कोई मुकदमा रहा है क्या? बिल्कुल बहुत कम से कम 10-12 मुकदमे चल चुके हैं। अच्छा, और ये पूरे समाज को जो है गाली दी इन्होंने, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को पूरे एक इंद्र भी एक सवाल पूछ लीजिए। देखिए ये थोड़ी देर जो समर्थक है मौर्यवाद के ये वो है और इनका बिल्कुल बिल्कुल एक सवाल ये पूछ लीजिए कि ठीक है बहुत सही बात है, बिल्कुल विरोध करना चाहिए और हर गलत चीज का विरोध करना चाहिए, लेकिन क्या जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के जो सही थी, क्या करते हैं नहीं करते हैं? वहाँ चल नहीं पाएगी। नहीं, अराजक तक तो इसलिए करे क्योंकि 10-12 मुकदमे हैं और कहीं ना कहीं जो है वो सलवन थाना क्षेत्र से हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए इंद्रवीर, बिल्कुल भी गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल सवाल इनसे पूछिए ना, ये पूछिए। क्या राम, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ या आईबीसी 24 किसी के पक्ष में नहीं। एक सवाल आपसे, क्या राम भगवान पे जो टिप्पणी गई थी वो मर्यादित थी या अमर्यादित थी? लिखी हुई पंक्तियां थी। एक मिनट, इसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में लोगों को जाना चाहिए, कोर्ट उसका एनालिसिस करेगा। अगर कहीं गलत है तो कोर्ट को निर्णय देना। देखिए इनका कहना है कि उसके लिए कोर्ट है और कोर्ट जो निर्णय देगा उस निर्णय पे जो है हर समाज को स्वीकार है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से
सवाल है, क्या इस मामले में न्यायपालिका नहीं है? विरोध प्रदर्शन से क्या सब इस मामले में कोर्ट नहीं है? देखिए, आज इस देश में बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग लेकिन अपनी लेकिन चीजों वही है ना कि करते हैं, सभी लोगों के लिए है। भरी बस वापस जा रही है, ये सबसे बड़ा मामला है। अब आप देखिए, अखंड मैं एक चीज और दिखाऊंगा, अखंड में एक चीज और दिखाऊंगा कि देखिए ये धरना प्रदर्शन से ये छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को, अब आप ये देखिए, ये लाइव कवरेज है IBC 24 पर। ये क्या हो रहा है, मैं एक बार पूछने की बात करने की कोशिश भी करूंगा। कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे आप? और कहाँ जा रहे थे? क्या कहाँ है? तो अभी वापस क्यों जा रहे हैं? कौन नहीं जाने दे रहा है? किस स्कूल के बच्चे हैं? न्यू स्टैंडर्ड स्कूल के बच्चे हैं। और देखिए आप कि इनको ब्लॉक कर दिया गया है पूरा रास्ता, और ये दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं जा पा रहे। और आप ये देखिए, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इंद्रवीर, ये भी तो सवाल पूछिए ना कि ये अराजकता नहीं है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे इस धूप में आप लोगों की वजह से चक्कर खा के एक मासूमों को आप चक्कर जाम करेंगे? यही नतीजा अराजकता। ये आप देखिए, ये देखिए मेरे पीछे ये भीड़ है। आप ये देख सकते हैं, लाइव IBC 24 पर आप देख सकते हैं। मेरे पीछे ये भीड़ है, और ये भीड़ को लेकर के यहाँ पे क्षेत्राधिकारी या इनकी और जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, और लगातार कहीं ना कहीं एक चर्चा है, और ये बड़े स्तर पे जी क्या एक बार आपका सवाल सुनाई दिया कर। इंद्रवीर, सवाल ये पूछिए कि अगर एक अराजकता के चक्कर में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए इतने लोग इकट्ठा हैं, तो जो इतने सारे लोग अराजकता कर रहे हैं, जिनकी बच्चों जो मासूम बच्चे हैं दोपहर में इस तरीके से कहीं घूम है, एक सवाल आपसे है। मैं लाइव हूँ। एक सवाल है, क्या ये धरना प्रदर्शन को लेकर के जिस तरीके से बसें वगैरह लौटाई जा रही है ट्रैफिक को लेकर, देखिए अभी ये धरना प्रदर्शन बड़े स्तर के अखंड बढ़ रहा है, और प्रशासन कहीं ना कहीं देखिए ये अखंड आज कुछ भी हो सकता है। मैं एक बार फिर से बता दूं अपने IBC 24 दर्शकों को कि लाइव बने रहे, और ये धरना प्रदर्शन एक बड़े शासन व्यवस्था को कहीं ना कहीं एक उस तरीके से चुनौती देता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये देखिए, नौ युवक यंग और आने वाले समय में ये हर एक तरीके से कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये सही है या होना चाहिए? और प्रशासन रोज ये अराजकता ही है जो सही मायने में जो दूसरों को अराजक बता रहे हैं, खुद अराजकता कर रहे हैं, निकल रहे हैं। उनको एक क्या पूरे देश को देंगे, पूरे प्रदेश को देंगे, पूरे जिलों को देंगे? सवाल ये भी आप पर उठता है। प्रशासन का अमला वहां पर खड़ा है, आपको रोक रहा है, अगर वो गिरफ्तारी नहीं करता है तो निकल करके सामने आती है। अराजकता फैलाना केवल एक काम नहीं, इकट्ठा होकर के जो अराजकता इस वक्त सड़कों पर फैला रहे हैं, ये भी लोग उनके खिलाफ दोषी हैं। बिल्कुल अधिकारी करेगा इस पूरे धरना प्रदर्शन। बिल्कुल अखंड, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, अखंड, यू आर एब्सोल्युटली राइट अखंड, बिकॉज बिल्कुल। अनिल संभल जगन्नगर संभल की बात करें तो कल एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला पुलिस प्रशासन के सामने आया यहाँ पर संभल जनपद के चंदोती तहसील में। और हैरानी करने वाली बात यह है कि एक ही गांव में और एक ही दिन में 2 लाशें मिली, जिसमें एक लाश जो है नाबालिग छात्र की, जो कि 10वीं का छात्र था, उसकी जंगल में मिलती है, और उसके बाद में तकरीबन 10:30, 11, 12 बजे के करीब में एक की लाश अर्धनग्न अवस्था में नाले में मिलती है। पुलिस के सामने सवालिया निशान पैदा होता है कि क्या इस तरह के अपराध क्यों हो रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने 4 टीमें एकत्रित करी हैं और उसके पीछे जांच जुटाई है। सर, क्या अनिल उन लोगों की शिनाख्त हो पाई है? कौन है वो बच्चे, जो छात्र जिसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई? कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या कोई सबूत या पुलिस के हाथ कोई सबूत हाथ लगा है, या फिर पुलिस की गिरफ्त में कुछ लोग हैं? कौन है ये लोग? क्या इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी अखंड, जिसमें से जो 16 वर्ष का नाबालिग छात्र है वो उसी कैथल गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, और जो उसकी 2 बहनें हैं, माता पिता की उनकी मृत्यु 11 वर्ष पूर्व में हो चुकी है, और उसका एक भाई जो है मुंबई में काम करता है। अब बहनों ने बताया था कि कोई अनजान व्यक्ति देर शाम उसको घर से लेकर गया था, लेकिन वो देर शाम लौटा नहीं, और सुबह को पता चलता है, ग्रामीणों ने देखा तो खेत में उसकी लाश मिली, गला
जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई अखंड। और वहीं क्या अनिल, दूसरी लाश परिजनों जो ने मिली किसी के नाले ऊपर में, किसी किसी के ऊपर शक जताया है या फिर पुलिस ने किसी को रिमांड पे लिया है, शक के आधार पर? जगन उनकी उसकी बहनों का आरोप है कि एक उसका ही दोस्त है जिससे उसकी लड़ाई हो गई थी और उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी अखंड। और वहीं जो दूसरी लाश है जो नाले में मिली है अर्धनग्न अवस्था में, उसकी अभी तक अखंड शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो एसपी हैं उन्होंने के बिश्नोई, उन्होंने इस चीज की गुहार लगाई है कि अगर किसी के घर से कोई पर्सन मिसिंग होता है तो वे कृपया करके डायल 112 या अन्य किसी तरीके से प्रशासन को जरूर बताएं अखंड। अब बिल्कुल अनिल, कि पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं हो जाती हैं तो इनको सॉल्व करना, हत्यारों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करके आगे निकल करके क्या सामने आते हैं देखने की बात होगी। लेकिन जल्द से जल्द इस तरीके जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार मासूम को उनके किस तरीके से हत्या फैल जाती है, किस तरीके से घटित हो रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को, संभल की पुलिस है, उसे तत्काल कार्रवाई करते हुए इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको पकड़ करके डालना चाहिए। ऐसे बहुत ही बड़ी सुल्तानपुर की एक खबर आपको ऐसी बताएंगे जिससे आप जैसे पुलिस जो पुलिस होती है, नागरिक पुलिस होती है, जनता की रक्षक के लिए होती है, वही आज बीती रात को ऐसा वारदात, ये लम्हुआ नगर पंचायत पड़ती है, वहाँ गांधीनगर वार्ड पड़ता है। उसी वार्ड में एक परिवार दायर रहता है, कोर्ट में विचाराधीन रहता है 3 भाइयों के बंटवारों को लेकर के। लेकिन पुलिस जो है उनके साथ मिल करके, जो इनके विपक्षी हैं जिनके ऊपर मुकदमा किया गया है, उनके साथ मिल करके नवाबपोश लोगों के साथ जो है उस सेटअप तोड़वाती है, ताला खुलवाती है, सामान लूटा जाता है। और वहीं कोतवाल उसके जो है जांच के घेरे में आते हैं। भी जल्द ही वो थाने का कार्यभार उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन स्थिति ये हो गई कि जैसे उन्होंने ज्वाइन किया वो विवादों के घेरे में आ गए। अब ये समय ये था कि जो वीडियो उन्होंने पुलिस को बनाया गया था, वो तो बहरहाल पुलिस दबाव में आकर के डरा धमका के उसको डिलीट करवाया। लेकिन जो मौजूदा वीडियो जो उसमें नवाबपोश में सब लोग दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आते हैं, और उसमें कुछ लोग जो है प्रतापगढ़ जनपद से भी आते हैं, इनके रिश्तेदार या मित्र लोग आते हैं, उसमें कई लोग का नाम उजागर हो रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन लोग आकर दिए हैं, लेकिन अभी पुलिस के ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है, ना कोई जांच हो रही है। अभी एसपी साहब का कहना है कि इसमें हम जांच करवा के जांच समिति बैठाए हुए हैं, इसकी जांच करवा के हम क्या विधिक कार्रवाई की जाती है। अगर दोषी पुलिस वाले पाए जाते हैं तो पुलिस वाले को दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और नवाबपोश जो है उनको चिन्हित करके सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और विधिक कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई की, अभी तक कोई कार्रवाई, कोई जांच पड़ताल उसमें कुछ के साथ क्या फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? एडिशनल एसपी साहब का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, और जो उनके ऊपर उसमें कैमरे में हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर विधिक कार्रवाई FIR दर्ज किया जा रहा है, कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सोचने मतलब अभी तक क्या शुरुआती जो जांच पड़ताल हुई है, क्या इसमें कोई बातें निकल करके सामने आई? क्या किसी के ऊपर कोई आरोप तो लगाया गया था, क्या उसमें सही पाए गए हैं, या फिर जो नकाबपोश है क्या उनको पहचानने में कोई कामयाबी पुलिस को लग पाई? यहाँ कुछ लगा है कि अभी केवल और केवल जांच पड़ताल पुलिस और अभी मुकदमा जारी की जाए? पुलिस कह रही है कि मैं अभी जांच हमारी विचाराधीन है, जल्द से जल्द हम इसका खुलासा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। लेकिन जिस तरीके से कभी कभी पुलिस के ऊपर ही सवाल और पुलिस के ऊपर ही जब आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पुलिस को ही इन आरोपों की जांच करनी होती है और कौन सही और कौन गलत है इसका पर्दाफाश करना होता है। तो लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती का काम है अगर उसके ऊपर ही खुद के आरोप लगते हैं तो। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर आज हम बताना चाहेंगे, हरदोई जनपद इसमें खदरा प्लेटफार्म पर खड़े हैं और यहाँ पर जो है ये सड़कें जो आप देख रहे हैं हमारे साथ पीछे, ये सड़कें सारी गड्ढा युक्त हैं। जबकि यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर डीएम साहब ने किसी प्रकार की कोई सड़क को लेकर यहाँ पर जो है निर्देश नहीं दिया है। जबकि यहाँ के लोग का कहना है कि डीएम साहब यहाँ पर चेकिंग कर गए, लेकिन कैसे चेकिंग कर गए यहाँ पर डीएम साहब, जब जिलाधिकारी ही यहाँ पर इसका नाम लिया जा रहा है कि जिलाधिकारी यहाँ को इसको लेकर सही कराएंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सब जो खड़े हुए हैं ये लाइन से, ये भी बेतरतीब खड़े होते हैं।
यहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनको जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात है यहाँ पर अगर खाएं तो ये आप खुद देख सकते हैं, ये गड्ढे गड्ढे दिखा सकते हैं पहले देखिए जी, ये गड्ढे में देखिए, ये पूरी सड़क जो है ये गड्ढे हैं, गड्ढे से होकर सड़क निकल रही है। ये करीब आधा किलोमीटर तक पूरी सड़क खराब पड़ी हुई है। अभी हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात करनी चाहिए, तो यहाँ के जो बासिंदे हैं उनको कहना है कि यहाँ पर जो है अधिकारी इस सड़क को देख गए, लेकिन सड़क को बनाएंगे कब तक, जब कोई हादसा हो जाएगा या हादसा होने के बाद में अधिकारी चाहिए। जी अखंड। आदर्श, सही बात है। कई ऐसी सड़कें हैं, या सिर्फ हरदोई की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के हालात बेहद खराब हो चुके हैं और राजधानी लखनऊ में भी सड़कों का यही हाल है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो इस बार जो बारिश हुई है, जो आफत वाली बारिश हुई, उसने कहीं ना कहीं सड़कों का जो हाल है उसको बदहाल कर दिया है। और इसी को लेकर के जो तमाम जो अधिकारी हैं, इसको लेकर के उनसे पूछा गया, सवाल पूछे गए, क्योंकि राजधानी लखनऊ में सीएम आवास के पास की भी सड़कें जो है वहां की बजरी निकल गई है और धूल उड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े हुए, जिसके बाद लोगों ने अधिकारियों से सवाल पूछे, जिसके बाद अधिकारियों को कहना है कि बरसात के खत्म होते ही इन सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर अभी इनकी मरम्मत का कार्य शुरू कराया जाएगा तो फिर से इन सड़कों के हालात खराब हो जाएंगे। तो सबसे जल्द सड़कों को अच्छा किया जाएगा, जल्दी से जल्दी इन गड्ढों जो युक्त है इसको गड्ढा मुक्त किया जाएगा। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अधिकारी लगातार काम करें, लेकिन ये जरूरी है कि कम से कम आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, कोई ना कोई जनता के लिए एक बेहतर विकल्प जरूर करनी चाहिए। किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्या उसके बदले में कर सकते हैं उसके तो कम से कम इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आम जनमानस किसी तरीके से इन गड्ढों से होकर गुजरने के लिए बाध्य है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई फीट की जगह पर पानी लगा हुआ है इन गड्ढों की वजह से। कहना चाहता हूं अगर ये जो गड्ढे हैं करीब 2-2 फीट गहरे गड्ढे बने हुए हैं, और ये 2 फीट गहरे गड्ढे से तो पीछे बीच में रही है, इसके गड्ढे में घुसेगी। अगर बाई चांस गाड़ी पलट गई और ये पीछे मकान भी बने, इस मकान पर अगर बारिश गिर गई या बच्चे दब गए तो उसका भी कौन जिम्मेदार होगा। देखिए ये देखिए निकल रही है, ये सब सारे टोटल गड्ढे आधा किलोमीटर एरिया में बने हुए हैं। क्या आदर्श कोई बैरिकेडिंग लगा करके बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर इस तरीके से गड्ढा है, कोई साइन बोर्ड लगाने का प्रयास किया गया है, कोई मार्क लगाया गया जिससे बताया जा सके कि यहाँ पर गड्ढा है, आगे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ सके, कुछ इस तरीके की कोई व्यवस्था की गई प्रशासन की तरफ से? जैसा नहीं होता, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई जिससे यहाँ पर जो उधर से निकला जाए। लेकिन ये जरूर है यहाँ पर गड्ढे को लेकर, अगर ये गड्ढे जो बने बिल्कुल आम पब्लिक इधर से निकल रही है, बड़े ट्रक भी निकल रहे हैं, और यहाँ जो मालगाड़ी है उस मालगाड़ी में माल लदके तक यहाँ से लोड होते हैं, और जो यहाँ छोटे वाहन है या बड़े वाहन जब लखनऊ रोड पर जाम लग जाती है, ये भी एक लखनऊ रोड जाने के लिए रास्ता है। और इस रास्ते पर जहाँ पर हम खड़े हैं ये गहरे गड्ढे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुंचा है। यहाँ जबकि कहना कि यहाँ जब देख गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर देख गए थे तो हो सकता है इस पर कार्रवाई हो गई होती, लेकिन अभी अब तक यहाँ पर अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी है। जी अखंड। बिल्कुल, शायद हो सकता हो कहीं नजर और पड़ रही होगी, या जहां जरूरत होगी उनको लग रहा होगा कि आराम से बैठे रहें, कागजों पर ही वो नजर डालते हुए नजर आएंगे, उनको शायद सड़क की नजर या हालात नजर नहीं आ रहे होंगे, शायद इसीलिए आराम से इसी कमरों में धूप में ना निकलना पड़े। जब बरसात खत्म हो जाएगी तो देखा जाएगा किस तरीके से काम किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन को कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, समझना चाहिए कि उन सड़कों पर अगर इस तरीके के हालात हैं तो कम से कम साइन बोर्ड ही लगवा दें, कोई सावधानी के लिए कोई एक मार्क लगवा दें, कुछ भी करवा दें, कम से कम किसी तरीके का अनहोनी ना, कोई घटना ना घट जाए, दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन अगर आपको शायद इस सब वैकल्पिक मार्गों पर भी आप विचार नहीं कर सकते हैं तो शायद आपको, अगर हमें वैकल्पिक मार्ग बताने पड़ेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था बतानी पड़ेगी, तो अपने आप में सोचनी है कि आप उस पद पर बैठे क्यों हैं। कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी जरूरी हो कम से कम उसका तो व्यवस्था की जाए। जबकि बरसात होती है यहाँ पर, बरसात में देखिए ये कार निकल रही है, ये इसी गड्ढे से होकर निकल रही है, और बरसात का पानी ये भर जाता है, पता ही नहीं चलता कि गड्ढा कितना गहरा है, और ये गाड़ी जैसी गड्ढे से होकर निकली है। जी। अब वो तो आदर्श साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, पीछे आपके किस तरीके से पानी भरा हुआ है, लगातार वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, आम राहगीर गुजर रहे हैं। लेकिन समस्या यही है ना कि जिनको देखना चाहिए वही नहीं देख पा रहे हैं। कम से कम उनको घरों अपने ऑफिस से दफ्तर से निकलना चाहिए और सड़कों का हाल देखना चाहिए, शायद उनको तब दर्द समझ में आएगा कि ये आम जनमानस, आम जनता किस तरीके से गड्ढों से होकर के गुजर रही है। अगर नहीं है, आपने ठीक है व्यवस्था की है कि हम बारिश के बाद इन सड़कों की मरम्मत कराएंगे, सही कराएंगे, लेकिन कम से कम कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी चाहिए, कोई दुर्घटना ना घटित हो। इस तरीके से ओवरलोड पीछे आपके ट्रैक्टर ट्राली जा रहा है, अगर इसी गड्ढे में भरभरा के वो गिर जाएगा और कोई घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए। कम से कम ये ध्यान से चीजें देखनी चाहिए और जिम्मेदारियों का जो
एहसास है उन अधिकारियों को जरूर करना चाहिए कि कम से कम जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसका निर्वहन सही तरीके से किया जाए। फिलहाल एक बार अधिकारियों से पूछेगा कि आखिरकार आपकी नजरें हैं कहाँ पर, केवल कागजी कार्यों पर ही, आपकी सड़कों पर भी है, जो जिस तरीके से जनता रोज दो चार हो रही है, परेशानियों से जूझ रही है, बच्चे वहीं से गुजर रहे हैं, वहां पर माल ढुलाई का सामान जा रहा है, अगर कोई अनहोनी हो जाएगी, कोई घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा, सवाल जरूर पूछेगा। आदर्श, तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श, एक खबर आ रही है, सबसे बड़ी ये खबर है, इसलिए खबर बेचैन करने वाली है क्योंकि एक बार फिर से शाहजहांपुर में एक परिवार ने कर्ज के मायाजाल में फंस करके अपनी जिंदगी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पहले अपने बच्चे को जहर दिया, उसके बाद पति पत्नी ने फांसी के फंदे पर लटक करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत ही जिस तरीके से ये आत्महत्या की गई है, झकझोर देने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन लगातार आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं कर्ज उसमें एक सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। सवाल यही उठ खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि जो दंपत्ति हैं या जो लोग हैं, जो युवा हैं, इस कर्ज के माया जाल में क्यों फंस जा रहे हैं, और ऐसा फंस जा रहे हैं कि उनके सामने बस एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता बचता है आत्महत्या का। एक छोटे से नौनिहाल को पहले जहर देना पड़ता है, उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए फांसी के फंदे पर लटकना पड़ता है। आखिरकार ये कर्ज का मायाजाल क्यों है? घर और गाड़ी, जो वजह बताई जा रही है कि घर का कर्जा था, व्यापार का कर्जा था, गाड़ी का कर्जा था, और माँ बाप भी सहयोग करते करते थक गए। जो सुसाइड नोट मिला है, करीब 33 पन्नों का ये सुसाइड नोट मिला है, जिसमें साफ तौर पर अपनी कर्ज की परेशानी, अपनी तमाम दिक्कतें उसमें लेटर में लिखी गई हैं, और साफ तौर पर अंत में अपने माँ बाप के लिए संदेश लिखा है कि अब आप लोगों की हमारी मदद नहीं करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने की जरूरत है कि आखिरकार व्यापार हो या फिर अपनी जिंदगी की जरूरतें, इसको एक दायरे में रहकर ही करनी पड़े, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में भी एक बड़े व्यापारी ने एक बड़े कर्जे के चक्कर में अपने आप को गोली से उड़ा लिया था। तमाम ऐसी खबरें आती हैं पूरे देश से, जहां पर परिवार वाले अपने बच्चों की जिंदगी खत्म कर देते हैं, फिर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो सभी को सोचना चाहिए कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इनके पीछे जो वजह है इसको खत्म किया जाए, और अगर जरूरत ना हो तो कर्जे से बचा जाए, क्योंकि नौकरी भी साधन है। अगर आप जीवित हैं तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अगर आप जीवित नहीं है, आत्महत्या जैसे प्रयासों से अपनी जिंदगी तो समाप्त करते हैं, लेकिन तमाम उन अनुमानों पर भी आप उन तमाम अनुमानों की भी हत्या कर देते हैं जो आपके माँ बाप ने, आपके भाई ने, आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ पाली हुई थी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन लोगों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। एक आखिरी खबर आपको बताते थे, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला राजधानी लखनऊ में, और ये माना जा रहा था कि आज शुभांशु लखनऊ से जा सकते हैं, लेकिन ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है कि आज वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अपने परिवार के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ उनके 3 दिनों के लिए और आगे बढ़ने का है कि हो सकता है वो 3 दिन और लखनऊ में रुके, क्योंकि वो अभी वीवीआईपी स्टेट गेस्ट है, और वीवीआईपी गेस्ट हाउस जो नैमिषारण्य है वहां पर रुके हुए हैं, और उनके 3 दिनों के लिए जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं उसमें कम से कम 3 दिनों की डेट बढ़ा दी गई। तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगले 3 दिनों तक अपने गृह जनपद में देश का गौरव और राजधानी लखनऊ के लाल राजधानी लखनऊ में आराम फरमा सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, क्योंकि एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं, तो तमाम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए बेचैन हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सभी को समय दिया जा सके। शायद यही कारण है कि वो अगले 3 दिनों तक राजधानी लखनऊ में रुक सकते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।